नमस्कार, निर्वाण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीके यादव इस चैनल के माध्यम से आपसे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान पर चर्चा करते रहता हूं। पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी क्लासें मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई क्लास जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और जितनी भी इस पे वीडियोज या क्लास डली हुई है उनको आप निःशुल्क देख पाएँ। तो अभी भी हमारी क्लासेस पे आती रहती हैं, तो उन क्लासों को देखने के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल से। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा निर्वाण क्लासेज ऐप है और निर्वाण क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिस पे आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड जो भी आप बोलते हो उसका कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ऐप पर उपलब्ध है और अभी इसकी 3000 फीस है। इस 3000 फीस में आपको लाइव कोर्स मिलता है, यानी पर डे लगभग 3 घंटे की क्लास होती है। लाइव 5 बजे से शुरू हो जाती है, शाम को 5 बजे से लाइव क्लास होती है। फिर वो लाइव क्लास है वो रिकॉर्ड के रूप में ऐप पर सेव रहती है। 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इसके अलावा पीडीएफ, ई नोट्स हैं जो रीड के लिए ऐप पर उपलब्ध होते हैं। साथ ही हर संडे को वीकली टेस्ट होता है, यानी संडे को उस वीक में जितना भी पढ़ा है उसका टेस्ट होता है। और एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर भी चलेंगे। तो ये सब आपको मात्र और मात्र 3000 में प्राप्त होता है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो कोर्स बाय कर सकते हैं। और 3000 में भी इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। यदि आप एक साथ नहीं दे पा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। 1500 आप फर्स्ट जब भी परचेज करते हो उस समय दे सकते हो और उसके बाद में 1 महीने बाद 1500 दे सकते हो। तो 2 इंस्टॉलमेंट हैं 1500 की। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो कोर्स ले लें। अब मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करता हूं, अब हम चलते हैं आज की हमारी क्लास पर चर्चा करते हैं। तो हमारी चर्चा चल रही थी राजनीतिक सिद्धांत पर, और राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और उपयोगिता से संबंधित हमारी चर्चा हो चुकी है। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन 12th लेवल का जो सिलेबस है उसमें डाल रखा था राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उसकी उपयोगिता। वहीं जो ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है उसमें डाल रखा है राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। और फिर वहीं जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है उसमें डाल रखा है उत्तर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य की। तो राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य। राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। हंसराज जी गुड इवनिंग, रजनी जी गुड इवनिंग। तो इसमें हम किस पर टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे उस पे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हम देखेंगे भारतीय चिंतकों के अनुसार, भारतीय चिंतकों के अनुसार और
पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार। पाश्चात्य विचारकों और भारतीय विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ देखेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद में जसमत चौधरी जी नमस्कार। उसके बाद में हम राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक व परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा। इसके बाद में हमारी जो चर्चा होगी अर्थ के बाद में, वो हमारी चर्चा होगी राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत व आधुनिक, राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व परिभाषा। यानी राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार अर्थ और राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, इस पर चर्चा करेंगे। बसंत कुमार जी गुड इवनिंग। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र, राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारी चर्चा होगी वो होगी राजनीतिक के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार उपागम, राजनीतिक सिद्धांत के उपागम, राजनीतिक सिद्धांत के उपागम। और उपागम पर हमारी चर्चा परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों के अनुसार ही करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। यानी राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं और राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। और उसके बाद इन दोनों में अंतर, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। ये हमारे चर्चा का तरीका रहेगा इस टॉपिक पर कि सबसे पहले तो हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ देखेंगे भारतीय चिंतकों के अनुसार, फिर पाश्चात्य के अनुसार, फिर उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व परिभाषा। उसके बाद में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र, फिर राजनीतिक सिद्धांत के उपागम, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उपागम और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार उपागम। उसके बाद में परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं और फिर दोनों में अंतर, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। ये हमारी चर्चा का तरीका रहेगा इस टॉपिक के बारे में। अब एक एक बिंदु को लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ देखते हैं भारतीय विचारकों के अनुसार। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत का अर्थ, और ये अर्थ देखेंगे हम भारतीय विचारकों के अनुसार। भारतीय विचारकों के अनुसार प्राचीन भारतीय चिंतकों की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय चिंतकों ने 4 प्रकार की विधाओं की चर्चा की है। तो प्राचीन भारतीय जो चिंतक हैं, प्राचीन भारतीय चिंतकों ने 4 प्रकार की विधाओं की चर्चा की है। 4 प्रकार की विधाएं बताई हैं और ये जो 4 प्रकार की विधाएं हैं ये बताई गई हैं त्रयी, वार्ता,
त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी और दंड नीति। त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विधाएं बताई गई हैं। आकाश दक्ष जी लिख रहे हैं, क्या फरवरी में वैकेंसी सच्ची आ रही है? वैकेंसी आने की संभावना है। अभी संभावना कितनी सही होती है या नहीं होती है, ये भविष्य की बातें हैं। ये वैसे आने की पूरी संभावना है। श्याम सुंदर जी गुड इवनिंग, लक्ष्मी मीना जी गुड इवनिंग। सिलेबस हो जाएगा क्या? हाँ, सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिलेबस की जो रीढ़ की हड्डी थी वो हो चुकी है। रीढ़ की हड्डी थी थिंकर्स, और थिंकर्स में भी पाश्चात्य थिंकर्स, वो हो चुका है, जिसपे हमने काफी टाइम दिया है। अब उतना टाइम नहीं लगेगा बाकी पार्टों में जितना थिंकर्स पे लगा था, तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। रजनी सिंह ने लिखा रेट भी कैंसिल हो गई तो हो जाने दो, हमें तो फर्स्ट ग्रेड से मतलब है। बसंत जी रेट रद्द हो गई क्या? हाँ, न्यूज तो यही आ रही है कि रेट का जो लेवल 2 है ये पेपर कैंसिल हुआ है, लेकिन हमें क्या लेना देना, हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, इसी में लगे रहो कंटिन्यू। बाकी आपका अपना विचार है, रेट की करनी है या फर्स्ट ग्रेड की करनी है, वो आपका अपना विचार है। अपना पेपर, रजनी सिंह, पेपर कब तक हो गए? सब भविष्य की बातें, कब तक होता है कब तक नहीं होता है। फरवरी में भी वैकेंसी आती है तो जून जुलाई के आसपास जाएगा, इससे पहले तो मुश्किल है। रेट पेपर सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस लास्ट जाएगा तो आपका फरवरी चल रहा है, फरवरी मान लो, मार्च मान लो, और 15 अप्रैल से पहले कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे। अभी तक हमारी क्लास से 1.5-2 घंटे हो रही थी, अब इस क्लास को 3 घंटे के आसपास रखेंगे, और 3 घंटे के आसपास रखेंगे, इससे जल्दी सिलेबस होगा। तो 15 अप्रैल लास्ट मान के चलो, इससे पहले हो जाएगा कंप्लीट। चलो अब आ जाते हैं। माइंड डिस्टर्ब हो गया है रीड से, डिस्टर्ब नहीं करना है। एक मुद्दा पकड़ो कि रेट की तैयारी करनी है या फिर फर्स्ट ग्रेड की करनी है, दोनों के चक्कर में मत पड़ना। रेट की करनी है तो फर्स्ट ग्रेड को छोड़ दो कुछ दिन के लिए, और फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो फिर रेट को भूल जाओ कि रेट भी कोई वैकेंसी है, दोनों के चक्कर में फंस जाओगे। हाँ, तो फर्स्ट की करनी है तो फर्स्ट में लगे रहो, रेट को भूल जाओ। परीक्षा फर्स्ट की भी होगी और परीक्षा रेट की भी होगी दोनों की। अब कब होगी ये बाद की बातें हैं, तो जो भी करना है एक में लगे रहो आप। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे, भारतीय चिंतकों ने 4 प्रकार की विधाओं की बात की है, त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी। लक्ष्मी मीना साइकोलॉजी भी करवा दो, साइकोलॉजी की भी देखते हैं लक्ष्मी जी। त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। त्रयी का जो संबंध था ये था वेदों से, वेदांग, या हम कह सकते हैं नैतिक व आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान। नैतिक व आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान, या एक शब्द इनके लिए हम यूज कर सकते हैं पारलौकिक ज्ञान। पारलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान। हंसराज जी कह रहे हैं जो स्पीड है वो ठीक है, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, स्पीड यही रखेंगे। हंसराज जी स्पीड के लिए टेंशन मत लो, केवल टाइम बढ़ाएंगे। अभी 2 घंटे की हमारी जो चर्चा थी उसको 3 घंटे कर देंगे, बस वो चेंज करेंगे, स्पीड में कोई फर्क नहीं करेंगे। क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होगी कि सिलेबस होगा ही नहीं। अभी भी वैकेंसी आती है तो जून जुलाई से पहले एग्जाम होने के चांस नहीं बनता है, तो स्पीड तो यही रखेंगे।
बाकी टाइम बढ़ा देंगे, 3 घंटे के आसपास की चर्चा कर लेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। फर्स्ट पेपर रजनी जी, फर्स्ट पेपर नहीं हो पाएगा। फर्स्ट पेपर आप अपना और कहीं से जहां भी आपको उचित लगता है वहां से देख लें। त्रयी हम बात कर रहे थे भारतीय चिंतकों के अनुसार 4 प्रकार की विधाओं की, और इस विधा है त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। त्रयी में वेद, वेदांग या नैतिक या आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान सम्मिलित है, यानी पारलौकिक ज्ञान से संबंधित जो विद्या है वो थी त्रयी विद्या, या वेद वेदांगों से संबंधित विद्या या नैतिक जीवन से संबंधित विद्या, पारलौकिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित विद्या को कहा गया त्रयी विद्या। वार्ता जो विद्या है ये भौतिक जीवन से संबंधित थी, भौतिक जीवन से। तो वार्ता भौतिक जीवन से संबंधित थी, यानी इसमें कृषि, पशुपालन, शिल्प, वाणिज्य आदि की शिक्षा शामिल थी। कृषि की, पशुपालन की, वाणिज्य की और शिल्प आदि की शिक्षा जो शामिल थी वो थी वार्ता के अंतर्गत। यानी वार्ता व्यक्ति के भौतिक जीवन से संबंधित है और वहीं त्रयी व्यक्ति के नैतिक जीवन या पारलौकिक ज्ञान से संबंधित है, और ये हो गई इहलोक से संबंधित। वार्ता इहलोक से संबंधित हो गई, यानी ये भौतिक जीवन से संबंधित है, यानी अर्थ का अर्जन कैसे किया जाए, अर्थ का अर्जन, पैसे का अर्जन कैसे किया जाए, ये बताया गया था वार्ता के अंतर्गत। तो अभी तक हमारी चर्चा हुई त्रयी, त्रयी और वार्ता। अब अगली विधा पर चर्चा करते हैं। अगली विधा है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी आन्वीक्षिकी देखो, एक हमने पढ़ी त्रयी। त्रयी का जो संबंध है ये आध्यात्मिक जीवन से, त्रयी का संबंध आध्यात्मिक जीवन से यानी पारलौकिक जीवन से है। और दूसरी पढ़ी वार्ता। वार्ता का संबंध है भौतिक जीवन से यानी इहलोक से, भौतिक जीवन से यानी इहलोक से। और इन दोनों में यानी त्रयी और वार्ता में संतुलन स्थापित करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए मापदंड का निर्धारण, मापदंड का निर्धारण आन्वीक्षिकी में किया जाता था। तो आन्वीक्षिकी जो थर्ड विधा है, आन्वीक्षिकी, ये त्रयी और वार्ता दोनों विधाओं में संतुलन स्थापित करने के लिए मापदंड इसमें निर्धारित किए जाते हैं। यानी आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति और भौतिक जीवन से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति के मापदंड क्या होंगे, इन मापदंडों का निर्धारण किया जाता था आन्वीक्षिकी के द्वारा। तो आन्वीक्षिकी के द्वारा क्या हो गया, त्रयी विद्या के मापदंड निर्धारित किए गए और वार्ता विद्या के मापदंड निर्धारित किए गए। तो आन्वीक्षिकी के द्वारा मापदंड निर्धारित हो गए। अब लास्ट जो विधा बच गई वो बच गई दंड नीति। दंड नीति और दंड नीति आन्वीक्षिकी के द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए, आन्वीक्षिकी के द्वारा जो मापदंड निर्धारित कर दिए गए, उन मापदंडों को परिवर्तन करने का कार्य या लागू करने का कार्य दंड नीति का था। दंड नीति इन मापदंडों को लागू करती थी। तो 4 प्रकार की विधाएं बताई गई हैं भारतीय चिंतकों के द्वारा, प्राचीन भारतीय चिंतकों के द्वारा। त्रयी जिसका संबंध है नैतिक जीवन से, वेद वेदांगों के अध्ययन से। वार्ता जिसका संबंध है भौतिक जीवन से, यानी कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शिल्प आदि से। आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी का संबंध है त्रयी और वार्ता के प्राप्ति के मापदंड निर्धारित करना, और जो मापदंड निर्धारित कर दिए गए आन्वीक्षिकी के द्वारा उनको लागू करने का कार्य किसका था, दंड नीति का था।
इन मापदंडों को लागू करने का कार्य दंड नीति का हुआ करता था। और ये जो दंड नीति है इसी को कहा जाता है राजनीति। यानी भारतीय चिंतकों ने राजनीति के पर्यायवाची दंड नीति शब्द का प्रयोग किया है। यानी भारतीय चिंतकों ने जिस दंड नीति की बात की है इसी दंड नीति को कहा जाता है राजनीति। यानी समाज में नैतिक जीवन और भौतिक जीवन यानी त्रयी विधा और भौतिक जीवन मतलब वार्ता विधा में समन्वय रहे, संतुलन बना रहे, इसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए जाएंगे आनुवंशिकी के द्वारा। और इन मापदंडों को लागू करने का कार्य है दंड नीति का। यानी जो दंड नीति है, राजनीति है, ये तीनों विधाओं का आधार है। तीनों विधाओं को लागू करने का कार्य किसका हो गया? दंड नीति का। तो दंड नीति ही क्या है? राजनीति। जैसे हम बात करें आचार्य चाणक्य की या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की, तो इन्होंने कहा कि जो त्रयी वार्ता आनुवंशिकी ये जो तीन विधाएं हैं त्रयी वार्ता और आनुवंशिकी, इनकी प्राप्ति के लिए समाज में योगक्षेम होना जरूरी है। यानी इन तीनों विधाओं की प्राप्ति के लिए समाज में योगक्षेम होना जरूरी है। और इस योगक्षेम की जो स्थापना है वो दंड के द्वारा की जाती है। इस योगक्षेम की स्थापना दंड के द्वारा की जाएगी और इस दंड को देने का कार्य किसका होगा? दंड नीति का। दंड देने का कार्य किसका होगा? दंड नीति का, अर्थात राजनीति का। तो हम भारतीय चिंतकों के अनुसार बात करें तो भारतीय चिंतकों ने चारों विधाओं में जो सबसे ज्यादा बल दिया है वो दंड नीति पर दिया है और दंड नीति को ही उन्होंने राजनीति के रूप में प्रयोग किया है। यानी वर्तमान जिस हम राजनीति की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय चिंतक उसको दंड नीति कहा करते थे। प्राचीन भारतीय चिंतक उसको दंड नीति कहा करते थे। तो भारतीय विचारकों के अनुसार राजनीति समझ में आई कि भारतीय विचारक चार जिन विधाओं की बात करते थे उन तीन विधाओं का आधार माना करते थे दंड नीति को, और दंड नीति ही राजनीति का पर्याय शब्द था। तो प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुसार दंड नीति ही राजनीति है, दंड नीति ही राजनीति है। प्राचीन भारतीय चिंतकों का मानना था कि जो सुव्यवस्थित समाज होता है उस सुव्यवस्थित समाज को राज्य कहा जाता है। यानी ऐसा समाज जहां दंड नीति के द्वारा व्यवस्था की स्थापना हो और दंड नीति के द्वारा शासक और शासित में भेद हो। यानी समाज शासक और शासित में बटा हुआ हो तो वो राज्य कहलाएगा। तो प्राचीन भारतीय चिंतकों ने कहा कि सुव्यवस्थित समाज राज्य होता है। सुव्यवस्थित समाज राज्य होता है और ऐसा समाज जहां व्यवस्था हो, ऐसा समाज जहां व्यवस्था हो और ये व्यवस्था दंड नीति के द्वारा स्थापित की जाए। दंड नीति के द्वारा स्थापित व्यवस्था हो और इस दंड नीति के कारण जो समाज है ये दो भागों में बटा हुआ हो, एक शासक और दूसरा शासित। तो ऐसा जो समाज है वो कहलाएगा राज्य। यानी शासक और शासित में बटा हुआ समाज राज्य कहलाएगा, जो दंड नीति के द्वारा बांटा जाता है और दंड नीति के द्वारा इस समाज में व्यवस्था की स्थापना होती है और सुव्यवस्थित समाज ही राज्य कहलाता है।
तो ये हो गया प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुसार दंड नीति या राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। वैसे हमारी पाश्चात्य चिंतकों पर राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ के बारे में चर्चा हो चुकी है। जब हमने राजनीतिक सिद्धांत शुरू किया था तो जो हमने राजनीति की परिभाषा दी थी, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दी थी, वो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ही दी थी। लेकिन हल्की सी चर्चा फिर कर लेते हैं। तो भारतीय चिंतकों के अनुसार हो गया। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य विचारकों के अनुसार, पाश्चात्य विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार हम राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ की बात करें तो राजनीति जो शब्द है इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिक्स। और ये जो पॉलिटिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है, ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है। और इस पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। इस पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, यानी नगर राज्य से संबंधित है राजनीति। तो प्राचीन पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार हम बात करें तो उनके अनुसार नगर राज्य से संबंधित जो व्यवस्था है वो ही क्या है, राजनीति। और अरस्तु ने इसी संदर्भ में राजनीति का शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। तो राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था और नगर राज्य के संबंध में ही उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ये बातें कल जब हमने राजनीतिक सिद्धांत की क्लास शुरू की थी तो उसमें हो गई थी। तो पाश्चात्य विचारकों के अनुसार राजनीति को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से। और पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य, यानी नगर राज्य से संबंधित व्यवस्था, व्यवहार, प्रमुख कार्य आदि किससे संबंधित हो गए, राजनीति से संबंधित हो गए। और अरस्तु ने इसी संदर्भ में राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। और उसके बाद हम बात करें कि आधुनिक अर्थ में, तो आधुनिक अर्थ में राजनीति सिद्धांत का संबंध हो गया है राज्य, सरकार, प्रशासन व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी या विस्तृत संबंधों का अध्ययन। तो राज्य, सरकार, प्रशासन व्यवस्था आदि का समाज के संदर्भ में विस्तृत और क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक अर्थ में हम बात करें तो आधुनिक अर्थ की भी चर्चा पहले हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो अर्थ हो गया भारतीय चिंतकों के अनुसार और पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हो गया। अब हम बात करते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व परिभाषा समझने से पहले दृष्टिकोण क्या होता है, इस दृष्टिकोण को समझ लेते हैं कि दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको समझ लेते हैं। 3 शब्द हैं। एक है पद्धति, जिसको विधि भी कहा जाता है। एक शब्द है उपागम और एक शब्द है परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण।
परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। पद्धति या विधि, उपागम, परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। तो तीन शब्द हैं और तीन शब्दों का प्रयोग सामान्यतः सामाजिक विज्ञान में एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में कर लिया जाता है कि तीनों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन ये तीनों पर्यायवाची नहीं है, बल्कि इनमें अंतर होता है। हम बात करें कि पद्धति या विधि क्या होती है, तो पद्धति या विधि की हम बात करें तो पद्धति या विधि होती है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्वस्त ज्ञान प्राप्त किया जाता है या विश्वस्त निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी विश्वस्त ज्ञान और विश्वस्त निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है पद्धति। तो पद्धति होती है विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करने, विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करने या विश्वस्त निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया। विश्वस्त निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया। विश्वस्त निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है पद्धति। वहीं हम बात करें कि उपागम क्या होता है, तो जो विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करने या विश्वस्त निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी वो चयन किया जाता है किसमें, उपागम में। यानी विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए या विश्वस्त निष्कर्ष निकालने के लिए या किसी भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए उपयुक्त पद्धति का चयन, उपयुक्त विधि का चयन उपागम के अंतर्गत होता है। किसी भी घटना, किसी भी घटना की जानकारी प्राप्त करने के तरीके या विधि का चयन क्या होता है, उपागम होता है। और दृष्टिकोण की बात करें तो दृष्टिकोण होता है एक नियमों का समूह। दृष्टिकोण होता है एक नियमों का समूह, एक नियमों का समूह। तीनों शब्दों में अंतर है। पद्धति या विधि होती है विश्वस्त ज्ञान या विश्वस्त ज्ञान प्राप्त करने का या विश्वस्त निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है पद्धति। वहीं उपागम की हम बात करें, किसी भी घटना की जानकारी प्राप्त करने के तरीके या विधि का चयन उपागम के अंतर्गत किया जाता है और नियमों का एक समूह कहलाता है दृष्टिकोण। यानी एक दृष्टिकोण के कई उपागम हो सकते हैं। एक नियमों का समूह है। अभी जो नियम है, ये जो इसमें जो घटना निर्धारित की गई है उसकी जानकारी प्राप्त करने के तरीके किसमें निर्धारित होंगे, उपागम में। यानी एक दृष्टिकोण के कई उपागम हो सकते हैं और एक उपागम की कई पद्धतियां या विधि हो सकती है। इसको हम एक डायग्राम से समझें। कि एक पद्धति, उपागम और दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी एक दृष्टिकोण में कई उपागम समाहित होते हैं और एक उपागम में कई पद्धतियां समाहित होती हैं। एक दृष्टिकोण में कई उपागम हो सकते हैं
कई उपागम हो सकते हैं, जैसे मानकीय उपागम, आगमनात्मक, निगमनात्मक, व्यवहारवादी आदि विभिन्न प्रकार के उपागम। और दूसरी हम बात करें कि एक उपागम में कई पद्धतियां हो सकती हैं। एक उपागम में कई पद्धतियां हो सकती हैं। तो तीन शब्द पद्धति, उपागम और दृष्टिकोण अलग अलग हैं। तीनों को समझने का हमने प्रयास किया।